समास, संस्कृत में समास लेकर आई हूँ। समास में भी द्वंद्व समास है ये, इसको आप ध्यान से समझें कि द्वंद्व समास को कैसे समझें। संस्कृत में जिस तरह से हमने हिंदी में समझा था कि द्वंद्व दो पार्ट होते हैं, एक ही गेम की समझ लो, एक प्रतिद्वंद्वी के समझ लो, एक सहचर समझ लो। द्वंद्व का मतलब है दो व्यक्ति जो आमने सामने खड़े हैं, जो एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, या फिर साथ साथ चल रहे हैं, या फिर एक दूसरे के विलोम है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं द्वंद्व समास। एक ये हाथ है और एक ये हाथ है ना, दोनों आमने सामने हैं। समझ लो कि ये दो व्यक्ति हैं जो आपस में बात कर रहे हैं या साथ साथ चल रहे हैं, पैनल में एक साथ साथ चल रहे हैं। जिस तरह से माता पिता एक परिवार में साथ साथ चल रहे हैं, है ना। एक दूसरे के विरोधी क्या है, विलोम क्या है, सुख और दुख। ये एक दूसरे के विलोम है और एक दूसरे के पूरक भी हैं। माता पिता भी एक दूसरे के पूरक हैं, सहचर हैं, साथ साथ चल रहे हैं। पति पत्नी सहचर हैं, साथ साथ चल रहे हैं और एक दूसरे के सामने भी हैं। इसी तरह से दुख सुख अगर कहें तो एक दूसरे का विलोम है, लेकिन साथ साथ एक आता है तो दूसरा एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। सुख ही सुख रहेगा तो भी परेशान हो जाता व्यक्ति, और दुख ही दुख रहेगा तो भी परेशान हो जाता व्यक्ति। तो धूप और छाया ये साथ साथ चलने वाले हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे के विलोम भी है। जहाँ ये दो बातें होती हैं, सहचर होना, साथ साथ चलना, एक दूसरे के विरोधी भी होना, एक दूसरे का विलोम होना और एक दूसरे का पूरक होना, ये सारी बातें जहां होती हैं वहां पर होता है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास को समझने के लिए हम हिंदी में सबसे पहले देखें कि इसको पूरक करने वाले इसमें दो पद हैं, एक पूर्व है और एक उत्तर पद है। पूर्व यानी पहले वाला और उत्तर यानी बाद वाला। तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों का अधिकार समान होता है, इसलिए इसे हम कहेंगे कि दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसमें जो ये शब्द है, जैसे ये है, ये बीच में ले, इन दोनों के बीच में जो शब्द है ये इन दोनों को बराबर का हक दिलाने वाले ये शब्द है। और या, तथा, अथवा, है ना। तो इन दोनों को बराबर का हक दिलाने वाले ये संयोजक शब्द हैं जो दोनों को जोड़ते हैं। जैसे पति पत्नी है तो पति और पत्नी, या फिर सुख दुख है तो सुख या दुख, रात दिन है तो रात तथा दिन या रात और दिन। अब जैसे आकाश पाताल है तो आकाश या पाताल कह सकते हैं ना। तो इनमें से कोई भी एक शब्द जो है वो दोनों को पूरक बनाने वाला है, दोनों की बराबरी करवाने वाला है, दोनों को बराबर का हक दिलाने वाले ये शब्द है। अगर इनमें से कोई भी एक भी लग जाता है तो वो संयोजक शब्द बन जाता है। ये संयोजक शब्द दोनों को जोड़ने वाला है। अब आते हैं कि इनकी प्रधानता इसीलिए है कि ये वाले शब्द जो है इनको प्रधान बनाते हैं, बराबर का हक दिलाते हैं। अब इसको देखिए संस्कृत में इसको कैसे समझे। संस्कृत में समस्त पद और विग्रह पद यहाँ पे लिखा है, तो यानी कि समस्त पद में माता पितरौ को अगर हम समझे तो यहाँ पर यानी कि ये द्विवचन का है। रौ जो है, जैसे रामः रामौ आता है, माता पितरौ दो व्यक्ति हैं, इसको जब हम विग्रह करेंगे तो माता और पिता यानी माता च पिता च, च का मतलब और होता है ना, तो यहाँ पर भी और है, यानी संस्कृत में च लगाकर हम और को इसमें यूज करेंगे। माता च पिता च, ये हो गया इसका विग्रह पद। अगर हम कहें जय अजयौ, जया अजयौ, तो यहाँ पर भी औ है, यानी कि ये द्विवचन है, इसलिए इसको हम अगर विग्रह करेंगे तो जया च अजया च, तो ये एक वचन है। यहाँ पर भी ये पुल्लिंग शो हो रहा है, जया च अजया च लगाकर हमने बता दिया जय और अजय ना।
अगर अब हम कहें सीता रामौ, यहाँ पर भी द्विवचन है, इसका मतलब दो व्यक्ति हैं। सीता च रामः च, है ना। सीता में विसर्ग नहीं लगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में विसर्ग नहीं आता। चाहे कोई भी अकारांत, आकारांत हो, इकारांत हो, ईकारांत हो या उकारांत हो, स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं आता प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। अब ये पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पर विसर्ग आया, यहाँ पर विसर्ग नहीं है। इसको जो विग्रह किया तो सीता च रामः च, ठीक है। अब आगे दूसरा शब्द देखें, हरि हरऊ। हरि हरऊ में भी द्विवचन है, यानी कि यहाँ भी दो व्यक्ति हैं। कैसे? हरि च हरः च, है ना। हरि भगवान विष्णु को बोलते हैं और हरा शिव जी को बोलते हैं, तो हरि च हरः च हो गया। उसके बाद देखो राम लक्ष्मणौ, यहाँ भी दो व्यक्ति की बात हो रही है, दो व्यक्ति हैं इसलिए द्विवचन लगा हुआ है। रामः च लक्ष्मणः च, रामः च लक्ष्मणः च आ रहा है, यानी कि दोनों में एक एक वचन है और ये पुल्लिंग शो हो रहा है क्योंकि इसलिए दोनों में विसर्ग लगा, रामः च लक्ष्मणः च। अब आगे देखें, यहाँ पर मौसम की बात हो रही है। ग्रीष्म वसंतौ, यहाँ भी द्विवचन है, यानी कि दो ऋतुओं की बात हो रही है। तो ग्रीष्म वसंतौ, इसको विग्रह किया हमने, ग्रीष्मः च वसन्तः च, है ना। ग्रीष्मः च वसन्तः च, इस तरह से हमने इसको विग्रह किया। अब आगे देखिए, पशु खगाह। खगाह में बहुवचन लगा हुआ है क्योंकि ये एक जातिवाचक संज्ञा की ओर इशारा कर रहा है और जातिवाचक के शब्दों में हम एक वचन या द्विवचन की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर बहुवचन की बात, क्योंकि सामान्य रूप से पशु और पक्षियों की बात हो रही है, इसलिए दोनों में हम बहुवचन लगा रहे हैं। यहाँ पे अंत में बहुवचन लगा है, इसका मतलब पशु में भी बहुवचन होगा। पशुवः च खगाः च, पशुवः च खगाः च, इस तरह से इसको हमने दो जातियों की बात हो रही है इसलिए हमने च लगाकर इसको शो किया, पशुवः च खगाः च, है ना। आगे देखिए, कंद मूल फलानी, यहाँ पर तीन चीजें दी है, कंद मूल फलानी, और ये क्योंकि ये नपुंसक लिंग है इसलिए फलानी से हमें पता चल रहा है कि ये फलानी यहाँ पर बहुवचन किसका है, नपुंसक लिंग का। तो इसको हम अलग करेंगे, विग्रह करेंगे, तो कैसे होगा, कंदम च मूलम च फलानी, कंदम च मूलम च फलानी, है ना। अब आगे देखिए, ग्रीष्म वसंत शिशिरः। अब यहाँ पे तीन ऋतुओं की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पर अंत में विसर्ग बहुवचन के साथ विसर्ग आया, या क्योंकि यहाँ पे बस बहुवचन की क्रिया लगी, बहुवचन का रूप लगा है। तो तीन चीजें, ग्रीष्म वसंत और शिशिर, हालांकि ऋतुएं तो एक एक ही होती है ना, तो ग्रीष्मः वसंतः च शिशिरः, तो तीनों को मिलाकर ये बहुवचन बन रहा है, इसलिए अंत में यहाँ पर बहुवचन आया है। जिस तरह से यहाँ पर कंदम मूलम च फलानी, यहाँ पर ग्रीष्मः वसंतः शिशिरः, तीनों को अलग किया तो और लगाकर हम इसे जोड़ते चले जाएंगे, ग्रीष्मः च वसंतः च शिशिरः च। अब आगे देखिए, पाणी पादम, पाणी मतलब हाथ और पादम मतलब पैर, तो पाणी पादम यानी पाणी च पादौ च, क्योंकि दो पैर और दो हाथ होते हैं इसलिए पाणी च पादौ च, हाथ और पैर, है ना। पाणी च पादौ च, यहाँ पर लगाकर हमने इसको विग्रह किया। अब आप इसको देख सकते हैं और उदाहरण आपके पास जो पुस्तक होगी उसमें से जितने भी उदाहरण द्वंद्व समास के हैं सबको सॉल्व कर डालो। अगर कोई एक शब्द भी आपको लगता है कि सॉल्व नहीं हो रहा या दुविधा है उसके बारे में, तो आप कमेंट करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको उत्तर देने का पूरा प्रयास होगा। तो आज हमने सीखा संस्कृत में समास के अंतर्गत द्वंद्व समास को कैसे पहचाने। उसमें च लगा होता है, विग्रह करते समय अगर च लगा है हर शब्द के पीछे तो समझो वो द्वंद्व समास है। और समस्त पद में दो
वस्तुएं या 3 वस्तुएं इस तरह से दी जाती हैं जिसमें जिनका की समान अधिकार होता है। कोई भी एक वस्तु किसी से कम तर नहीं होती, सबका समान अधिकार जहां होता है और जिनको और च वगैरह से जोड़ा जाता है और जोड़कर च अक्षर से उनको समानता प्रदान की जाती है। तो समानता जहां प्रदान की गई है और वहां पर च आता है, ऐसे में द्वंद्व समास होता है। तो आप समझ गए होंगे, आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और इसके जितने भी उदाहरण हैं उनको आप हल करें तो और भी अभ्यास आपका जो पक्का हो जाएगा, तो आप अच्छे से इसको पहचान लेंगे।